हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। यहाँ पे जो भी पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन लिए गए हैं, पर्यावरण के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, प्रायः सभी टॉपिकों को टच किया गया है। और वहाँ से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, बने रहे इस वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस वीडियो की खासियत ये होगी कि यहाँ पे पहली बात तो ये है कि पर्यावरण के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, सब टॉपिकों से क्वेश्चन लिया गया है। दूसरी इसकी खासियत ये होने वाली है कि उसमें उससे संबंधित जो भी यहाँ पे प्रश्न लिए गए हैं, वो उसकी तो जानकारी आपको विस्तृत रूप से दी ही जाएगी। और इसके साथ साथ उससे रिलेटेड अन्य भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन सभी प्रश्नों पे हम लोग जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वाकई ये वीडियो आपका जो है यूनिक वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग सीधा जो है बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, एक एक टॉपिक पे को क्लियर करते हुए बढ़ते हैं आगे। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है या आया है कि वायु क्या है। वायु एक है, तो वायु क्या है? देखिए, वायु के बारे में देता है कि वह एक तत्व यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, अन्य है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी वायु है, यानी जो वायुमंडल में जो वायु पाई जाती है, यानी जो हवा होती है, वह यौगिक तत्व मिश्रण यानी क्या है? वास्तव में वायु एक मिश्रण है। ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए वायु में क्या होता है कि गैसों का मिश्रण होता है। और आपको पता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक जो परसेंट होता है वो नाइट्रोजन का है। आपके वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, जो 78% है। उसके बाद जो है जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन है, जो जिसका परसेंट 21% है। और जो अदर अन्य गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछता है, तो इसका जो परसेंट है वो 0.03% है। तो अब आपको अच्छे समझ में आ गया कि वास्तव में वायु एक यौगिक नहीं है, एक तत्व नहीं है, बल्कि वायु एक गैसों का मिश्रण होता है। यानी वायु एक मिश्रण है और उसमें जो है ये मूल रूप से ये गैसें पाई जाती हैं। तो यही कई बार पूछा गया है कि वायुमंडल में किसकी प्रतिशतता ज्यादा है किस गैस की प्रतिशतता ज्यादा है? तो नाइट्रोजन गैस की। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन गैस 21%। तो आप समझ पाए होंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन और आपसे पूछा गया है। देखिए, मैंने बताया था आपको, मैं पहले ये बात बता चुका हूं कि क्वेश्चन यहाँ पे एक होगा और उससे रिलेटेड इस टॉपिक के अंदर आपको एक के अंतर्गत 10 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन से कम आपको नहीं दिए जाएंगे। जैसे आपने देखा यहाँ वायु एक है, क्या है, ये मात्र क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन पे बात की गई। अभी देखो, जल आता है कि जल क्या है। जल एक मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है। तो ध्यान देना कि जल आपका जो होता है वह यौगिक होता है। ध्यान देना है, जल क्या है? एक यौगिक होता है। जल एक यौगिक है, वायु एक मिश्रण है। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं। सर्वाधिक परसेंट पूछा गया, वह भी पता है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कौन सा कार्य पौधों का नहीं है। अब इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। इसमें कौन सा कार्य पौधों का नहीं है? तो अब ध्यान देना है कि कौन सा कार्य जो है पौधा नहीं करता है। कहता है CO2 का अवशोषण, O2 का उत्सर्जन, सौर का अवशोषण, वायु का प्रदूषण। ध्यान देने की बात है कि देखिए जो हमारा पौधा होता है ना, वह कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इसी गैस का वो यूज करके भोजन बनाता है। इसका मतलब वो CO2 का अवशोषण करता है। दूसरी बात है, कह रहा है ऑक्सीजन का उत्सर्जन। तो देखिए, आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो है ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होती है और यही आपकी जीवनदायिनी गैस है। ठीक है, आपको पता है। फिर आगे कहता है शोर का अवशोषण। देखिए, जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो शोर का अवशोषण करती है, यानी ध्वनि प्रदूषण का बहुत बड़ा जो है एक तरीके से ध्वनि प्रदूषण को कम करने का काम पेड़ पौधे करते हैं। क्योंकि जैसे ही जब ध्वनि इन पौधों से टकराती है, इनकी पत्तियों से टकराती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो है उसको कम कर देती है। अब कहता है वायु का प्रदूषण। भाई, पौधे वायु प्रदूषण का काम नहीं करते, बल्कि अगर वायु में प्रदूषण है तो उसको शुद्ध करने का काम करते हैं। तो यही ऑप्शन नहीं होगा कि पौधे कौन सा कार्य नहीं करते। पौधे वायु को प्रदूषित करने का काम नहीं करते। देखिए, यहां से भी क्वेश्चन आया है कि जैसे
आपने सुना होगा कि ग्रीन मफलर का संबंध कहां से। देखिए ग्रीन मफलर का मतलब होता है हरा। मफलर मीन्स जो है मफलर यानी उसको कह सकते हैं कि जैसे हम लोग कान बांधने के लिए मफलर का प्रयोग करते हैं, तो उसीलिए कहा गया ग्रीन मफलर यानी जो हरे पेड़ पौधे होते हैं। ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है, क्योंकि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ये ध्वनि प्रदूषण को आपका कम कर देते हैं। क्योंकि जो सड़कें होती हैं उनके दोनों किनारों पर इसीलिए वृक्ष लगाया जाता है कि खास करके उनसे जो टायरों की जो वाहनों के जो टायर की आवाज है जो या उनके द्वारा हार्न की आवाजें हैं वो पेड़ पौधों की पत्तियों में टकरा करके उससे कम हो जाएं। तो ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है, एक चीज पता होना चाहिए। और ध्वनि प्रदूषण पे बहुत सारी बातें हैं। 85 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि जो है प्रतिबंधित है। अब थोड़ा सा ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। एक चीज और है, यहां से प्रतियोगी परीक्षा में आया है कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ होती है कि आपकी अनुदैर्ध्य होती है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो ध्वनि तरंग है वह अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। और वह भी जो है आपकी एक, अगर देखा जाए तो जो ध्वनि है, बस इतना ही आप तैयार रखिए कि ध्वनि क्या है, एक अनुदैर्ध्य तरंग है, बस। ध्वनि प्रदूषण संबंधित बात हो गया। अब चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है धारणी विकास क्या है। अब देखिए यहाँ कह रहा है धारणी विकास क्या है। देखिए धारणी विकास देखिए बहुत बड़ा पर्यावरण का आज के डेट में वर्तमान समय का बहुत बड़ा करेंट मुद्दा है। वो धारणी विकास एक ऐसा विकास होता है जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान में इस प्रकार से उसका हम सदुपयोग करें कि वो भविष्य में, यानी जो भविष्य की जो आगे आने वाली जो आगामी पीढ़ी है उनके लिए भी वो चीज जो है रहे, यानी भविष्य में भी उनके लिए वो संसाधन काम आए। ऐसा नहीं कि वर्तमान में आप इतना यूज कर लो कि वो भविष्य, जैसे मान लीजिए कोयले के सीमित भंडार हैं, अब इतना ज्यादा वर्तमान पीढ़ी ने कोयले का उपयोग कर लिया कि आगे आने वाली भावी पीढ़ी के लिए कोयला बचा ही नहीं, तो इस तरीके से ऊर्जा का संकट आ जाएगा। तो यही धारणी विकास में बहुत सारी चीजें हैं। प्राकृतिक संसाधनों का भविष्य का ध्यान में रखते हुए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में उपयोग करना ही, वर्तमान समय में उसका सदुपयोग करना ही धारणी विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, अब देखिए धारणीय कृषि का क्या अर्थ है। अब धारणी कृषि से मतलब हो गया, कहता है यह पूछा गया क्वेश्चन है धारणी कृषि का अर्थ है तो भूमि का इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि उसकी गुणवत्ता अछूते बनी रहे। जैसे आपके पास लैंड है, जमीन है, और आपने काफी रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का प्रयोग करके उससे काफी उत्पादन ले लिया और इतना ज्यादा आपने उसकी जो है भूमि की गुणवत्ता को एकदम खराब आपने कर दिया कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए यह भूमि अनुपजाऊ साबित हो रही है। तो यह बहुत बड़ा जो है खतरा, यानी हमें वर्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए भविष्य की भी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करना है। यानी धारणी कृषि का अर्थ है कि भूमि का इस प्रकार प्रयोग आप करो कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, वो कंटिन्यू बनी रहे, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी कृषि को अच्छे तरीके से कर सके, उत्पादन कर सके। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये धारणी विकास से क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके प्रतियोगी परीक्षा में आता है। वास्तव में धारणी विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन आशय यही है। फिर धारणी कृषि का भी मेन आशय, यहाँ कृषि को लेके कह रहा है बस। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, तो यह भी नीरी। देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है, नीरी, जिसे नीरी के नाम से जाना जाता है। यह पर्यावरण का एक बहुत बड़ा संस्थान है जो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। तो यह भी आपसे प्रश्न पूछा गया है, इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये देखिए विश्व मौसम, जो पूरे दुनिया के अंदर जो मौसम से संबंधित जानकारी दी जाती है या वहां पे जो रिसर्च होती हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ स्थित है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो स्थित है वो स्विट्जरलैंड जिनेवा में, यानी उसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, यानी स्विट्जरलैंड में है। यह पूछा गया क्वेश्चन, इसको अच्छे से तैयार करना है। अब देखिए भारत के अंतर्गत हम लोग कुछ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट जो है हम लोग कुछ अधिनियम की बात करते हैं, जहां से निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन एक ठो मिलना ही मिलना है।
तो चलिए सबसे पहले जो आपके देश में जो एक कानून बनता है जिसे भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नाम से जान, देखिए एक तो देखो बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि भारत में वन्य जीव अधिनियम कब बना। तो देखिए जो भारत में वन्य प्राणियों के लिए उसकी सुरक्षा के लिए एवं संरक्षा के लिए जो कानून बना वो बनता है वन्य जीव अधिनियम सन 1972 में। उसी के बाद आपके देश में एक परियोजना लाई जाती है जिसे टाइगर परियोजना के नाम से जाना जाता है, जो 1973 में आती है। यानी वन्य जीव कानून 1972 में बना और उसी के आधार पर जो है टाइगर परियोजना आपके देश में 1973 में बनती है। दूसरी चीज जो ध्यान में देना है आपको, देखिए वहीं से टाइगर राज्य क्या है, तो टाइगर राज्य के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। और आपको पता है कि टाइगर माने बाघ होता है और भारत का राष्ट्रीय पशु पहले शेर हुआ करता था, फिर बाघ हो। वर्तमान में भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है आपका। तो टाइगर परियोजना, टाइगर राज्य आपने जान लिया ये चीजें। तो वन्य जीव कानून 1972, टाइगर परियोजना 1973। उसके बाद जरा ध्यान देना है और सारे कानून बने, अब ध्यान देना आपको। उसके बाद देखिए विश्व पर्यावरण। अब देखिए पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए इसके लिए हमारे देश में कानून बना। तो वो कब बना? 1986 में बना। तो ये आपको अच्छे से तैयार रखना है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? 1986 में बना, ये ध्यान देना। और एक देखिए और एक चीज आपको ध्यान देना है, देखिए जैव विविधता दिवस। तो देखिए पहले जैव विविधता कानून। तो भारत में जैव विविधता कानून भी बनता है और यह जैव विविधता कानून आपके देश में कब बना? सन 2002 में। तो जैव विविधता कानून सन 2002 में बनता है। अब एक चीज और ध्यान देना है कि जो भारत का जो विरासत पशु है, यानी भारत का जो राष्ट्रीय अगर कोई विरासत पशु का नाम आएगा तो भारत को जो राष्ट्रीय विरासत के रूप में पशु मिला है वो हाथी है। तो आप हाथी को मारेंगे, और अगर राष्ट्रीय पशु की बात करेगा तो आप जो है बाघ को मारेंगे, और अगर विरासत पशु की बात करेगा तो हाथी को। तो हाथी को भी संरक्षित करने के लिए आपके देश में एक कानून बना जिसे जो है आपका प्रोजेक्ट हाथी 1992, यानी प्रोजेक्ट हाथी 1992 में बनता है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में बनता है। तो ये हाथी प्रोजेक्ट हाथी और टाइगर प्रोजेक्ट यानी एलिफेंट प्रोजेक्ट और टाइगर प्रोजेक्ट को ध्यान में रखना है। जैव विविधता 2002 में बना, ये चीज क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है इको मार्क। देखिए इको मार्क का संबंध, इको मार्क एवं एग मार्क, ये दो चीजें ध्यान देना है। देखिए इको मार्क पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद को दिया जाता है, यानी ऐसा प्रोडक्ट हो, ऐसा उत्पाद हो जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखता हो, पर्यावरण को प्रदूषित करने का काम नहीं करता हो। तो ऐसे को जो है हम लोग, ऐसे उत्पाद को जो है इको मार्क का जो है इको मार्क के द्वारा उसे जो है चिन्हित किया जाता है। और एक होता है एग मार्क। तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसकी गुणवत्ता को निर्धारित करने वाला जो मानक होता है वो एग मार्क होता है। और जो है पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखता है, जो पर्यावरण के प्रति अनुकूल होता है उत्पाद, उसको जो है इको मार्क की गुणवत्ता के द्वारा उसे मापा जाता है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए इको मार्क और एग मार्क। एग मार्क खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को लेके है, और इको मार्क में वो सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, चाहे वो खाद्य उत्पादन हो, चाहे वो आपका कीटनाशक हो, रसायन हो, कुछ भी हो। अगर वो जो है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने वाला है तो उसे इको मार्क की गुणवत्ता के द्वारा जो है उसे मापा जाता है। अब थोड़ा बात करते हैं, हम लोग अलग चलते हैं। बात होती है पारितंत्र की। तो देखिए कई बार एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में पारितंत्र है क्या, यानी पारितंत्र के, देखिए पारितंत्र को इकोसिस्टम कहा जाता है। तो पारितंत्र के दो घटक होते हैं, एक होता है आपका जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक। जैविक घटक में जितने भी हैं सब जीवित मतलब जो है आपका देखा जाए तो जैविक घटक में आपके सारे हरे पौधे हो जाएंगे। उसके बाद समस्त, आप या यूं कहा जाए कि समस्त जीव जगत हो जाएगा, यानी उत्पादक उसमें आएगा, उपभोक्ता आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, साथ में आपका उसमें सर्वाहारी भी आएगा कहने का मतलब, और उसी में आपका जो है अपघटन करता भी आएगा। जो जीव हैं तो वो जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। आपको पता है कि जैविक एवं अजैविक घटकों का जो पारस्परिक संबंध होता है यही पारितंत्र कहलाता है, यही इकोसिस्टम है, इन दोनों का जो है संबंध। तो जो आपके जो अजैविक घटक हैं उसमें आपका क्या
जाता है उसमें जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, मिट्टी हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, क्योंकि जीव का मतलब जीव का अजैव के साथ गहरा संबंध है। बिना अजैव के जीव जीवित रह ही नहीं सकता। तो इनका जो आपस में रिलेशन है जैविक घटक एवं अजैविक घटक का, यही जो संबंध है यही आपका पारितंत्र कहलाता है। ये चीज आपको अच्छे से समझना है। पारितंत्र ठीक है। अब आगे जो थोड़ी बात हम लोग करते हैं, कहता है वन, तालाब, झील, प्राकृतिक पारितंत्र। जैसे देखिए आ गया, अब देखिए पारितंत्र भी दो प्रकार के होते हैं। एक जो है प्राकृतिक पारितंत्र है, जो प्रकृति द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रदान किए गए हैं, उसमें किसी इंसान का कोई रोल नहीं है। कुछ ऐसे भी हम जो है इकोसिस्टम तैयार कर देते हैं जो प्राकृतिक होते हैं, न होकर के जो है आपके एक तरीके से मानव निर्मित होते हैं। उसको इंसान जो है एक इकोसिस्टम का रूप दे देता है। तो पहली बात, अगर वन आ गया तो वन को इंसान ने नहीं बनाया, प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक पारितंत्र है। तो वन हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, ये प्राकृतिक पारितंत्र हैं। अगर वहीं आपके एग्जाम में आ गया बगीचा आ गया या खेत आ गया, जैसे आपने धान का खेत तैयार कर लिया या कोई खेत है या कोई मानव द्वारा निर्मित कोई बगीचा है, तो वह जो है आपका जो होगा वह मानव निर्मित जो है एक तरह से कृत्रिम पारितंत्र बोला जाएगा, यानी प्राकृतिक पारितंत्र न होकर के वो कृत्रिम होगा। ठीक है, ये चीज अच्छे से समझना। और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो पूछा गया वो है कि सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र कौन है। तो देखिए जो सबसे ज्यादा स्थिर जो है पूरे जो है जीव जगत में, अगर कोई पारितंत्र जो सबसे ज्यादा स्थिर है तो वो महासागर है, यानी समुद्र, यानी महासागर। सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र महासागर है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कहता है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। देखिए जो प्रथम पोषक, देखिए जो पोषक को लेकर के जो स्तर बना है उसमें देखिए एक होता है प्रथम पोषक स्तर। तो ये याद रखना, बहुत ज्यादा डाउट होता है। आपको पता है कि पूरे पृथ्वी पर अगर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, आपका सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा को यदि कोई डायरेक्ट लेने वाला अगर इस धरती धरा पे है तो आपके कौन है, हरे प्लांट है। हरे प्लांट ही जो है सूर्य की ऊर्जा को डायरेक्ट ले पाते हैं और हरे प्लांट को इसीलिए उत्पादक कहा जाता है। तो इन्हीं के द्वारा फिर जो है अन्य जो है जीव जंतुओं में जो है ऊर्जा जाने का काम करती है। ठीक है, तो इसलिए एक चीज ध्यान रहे। यहां पर देखिए एक क्वेश्चन ऊपर छूट गया था, थोड़ा सा इस पे भी डिस्कस होगी इसी के बाद। तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। जो प्रथम पोषण का पोषण नहीं पोषक है तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आएगा, आपका हरित पादप आएगा। यह कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया, तैयार रखना। प्रथम पोषक स्तर तो हरे आपके पादप है, यानी हरे पौधे। अब यहां जो देखिए सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह प्रश्न आया है, बहुत ज्यादा पूछा गया है कि सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका है, कहां पे है, किस काम में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका बतला रहा है। कह रहा है कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र। तो आपको पता है कि जल चक्र में जो पानी है ना, ये भाप बन के उड़ता है, यानी कहने का मतलब सौर विकिरण जो सूर्य की जो उष्मा है, जो गर्मी है, जो प्रकाश है, वो अगर सबसे ज्यादा अगर किस चक्र को प्रभावित करता है तो आपके जल चक्र को प्रभावित करता है, ना कि नाइट्रोजन, ना कि हाइड्रोजन, ना कि कार्बन चक्र को। तो ये अच्छे से पता होना चाहिए आपको, ये आपका जो है सौर विकिरण। और एक चीज ध्यान दें आप कि पृथ्वी पर एकमात्र ऊर्जा का यदि कोई स्रोत है तो सूर्य है। सूर्य के पास जो ऊर्जा जो बनती है वो किस प्रक्रिया के द्वारा बनती है, यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सूर्य के पास जो ऊर्जा जो बनती है, सूर्य की जो सौर विकिरण की जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा, क्योंकि वहां पे हल्के हल्के हाइड्रोजन के तत्व होते हैं और उच्च ताप पर ये संलयित होकर के हीलियम का नाभिक बनाते हैं। और हीलियम का नाभिक जैसे ही बनता है तो अपार मात्रा में उष्मा एवं प्रकाश तथा ऊर्जा निकलती है। कहने का आशय है कि सौर विकिरण के पास जो ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पारितंत्र में जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक, ध्यान देना। पारितंत्र में यानी इकोसिस्टम में जैविक घटकों में, अब देखिए जैविक घटक की बात कर रहा है, जैविक घटक यानी जीव की बात कर रहा है। पारितंत्र में जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है। तो देखिए जो है पारितंत्र के जैविक घटकों में किसे उत्पादक घटक कहा जाता है, यानी कौन उत्पादन यानी जो है ऊर्जा यानी कि सीधा उत्पादक कौन प्रोड्यूसर है। तो प्रोड्यूसर में आपको पता है कि हरे पौधे होते हैं, इन्हीं के पास वो ताकत है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
क्योंकि हरे पौधों में आपको पता है क्लोरोफिल पाया जाता है और भूमि से जल एवं खनिज लवण को लेकर के ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है क्या करते हैं, भोजन बनाने का काम करते हैं। तो इसीलिए इनको उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, ये भोजन का उत्पादन करते हैं। बाकी सभी क्या है, उत्पादक नहीं है बल्कि उपभोक्ता हैं, इन्हीं के द्वारा बनाए गए भोजन पे आश्रित हैं। एक चीज देखिए, यहाँ से क्वेश्चन और आपसे जो है यहाँ से आपसे पूछा जाता है। खैर चलिए हम लोग देखते हैं, अभी आगे देखते हैं। फिर कहता है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषक स्तर पर है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में उच्चतम पोषक स्तर पर है, तो सबसे उच्चतम पोषक स्तर पर यदि कोई है, देखिए प्राथमिक पोषक स्तर पे आपका हरे पौधे हैं, ध्यान देने की बात है, प्राथमिक पोषक स्तर पे हरे पौधे आते हैं। और ये कह रहा है कि इकोसिस्टम में उच्चतम पोषक स्तर पे कौन आता है, तो आपके सर्वाहारी आते हैं, यानी उपभोक्ता में जो सर्वाहारी है, कंज्यूमर में जो सर्वाहारी है। ये चीज आपको ध्यान में अच्छे से रखना है। अब जरा ध्यान देना, दो चीजें आप यहां पे तैयार रखना। एक बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है जाइलम एवं फ्लोएम। देखिए पौधों में दो ऊतक पाए जाते हैं, उनके तने में पाए जाते हैं। जाइलम का काम होता है भूमि से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। अब फ्लोएम का काम होता है पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। यानी जाइलम जो है क्या करेगा, खनिज लवण एवं पानी को ले जाने का काम करता है। फ्लोएम क्या करता है, बने भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो ये जाइलम फ्लोएम ऊतक के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो, नहीं आपको भूलना है। अब खास करके जैसे दलहनी पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है और ये जो है वायुमंडल की नाइट्रोजन को डायरेक्ट नाइट्रेट में बदल देते हैं। इसको भी आपको तैयार रखना है कि ये किस पौधे की जो जड़ें होती हैं ये वायुमंडल की डायरेक्ट नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देती हैं, या इन्हें नाइट्रोजन की कम जरूरत पड़ती है, ये डायरेक्ट हवा से नाइट्रोजन ले लेती हैं। तो दलहनी पौधों में ऐसा है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। जाइलम फ्लोएम आपको पता होना चाहिए। और उत्पादक में कौन आता है, हरे पौधे आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो के लिए क्लोरोफिल उत्तरदायी होता है। और क्लोरोफिल में क्या होता है, जो पेड़ की पत्तियां हरी होती हैं, जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ये चीज आपको अच्छे से मालूम रहे। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सर्वाधिक किस प्रकाश में होती है, तो आपका देगा कि जो है तो सर्वाधिक जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो लाल रंग में होती है, बैगनी रंग में होती है। किस में, तो आप बताएंगे लाल रंग। जब सूर्य के प्रकाश का जब रंग लाल होता है, यानी देखा जाए तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, तो सुबह एवं शाम यदि देखा जाए तो मतलब लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे ज्यादा करते हैं। चलिए ठीक है, सारी बातें हो गई। जो भी मैंने बात की है ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, एक भी क्वेश्चन इसमें बकवास नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीव भार का पिरामिड। अब देखिए ये बहुत बार पूछा गया है कि जीव भार का पिरामिड, यानी जीव भार का पिरामिड से आशय है। जीव भार का मतलब समझ रहे हैं, जीवों के पोषण के आधार पे जो उनकी संख्या है। कह रहा है जीव भार का पिरामिड किस पारितंत्र में उल्टा होता है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो जीव भार का पिरामिड होता है, जीव भार का पिरामिड जो है तालाब में उल्टा होता है। ये चीज ध्यान देना है। स्थलीय पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होगा, स्थलीय पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होगा, और जलीय पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा होगा। ये दो चीज ध्यान में रखना है आपको कि जल में उल्टा होगा और स्थल पे सीधा होगा। ठीक है, और दूसरी चीज यदि आ गया तालाब का नाम दिया है तो आप बताएंगे जीव भार का पिरामिड जो है किस पारितंत्र में उल्टा होता है, उसमें तालाब दिया है तो आपका टिक तालाब पे होगा। अब जरा ध्यान देना है आगे के क्वेश्चन पे। कहता है यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो दो भिन्न समुदाय हैं, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित जो क्षेत्र होता है, यानी दो समुदायों के बीच का जो संक्रमित क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे इकोटोन के नाम से जाना जाता है। ये आपको पता रहे, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता, ये बहुत ज्यादा आपको पता है कि धारणी विकास हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो, चाहे जैव विविधता हो। तो देखिए सर्वाधिक जैव विविधता, पहले तो ये जानना है कि जैव विविधता क्या है। तो देखिए जैव विविधता का मतलब ये होता है कि जो
जो है एक ही स्थान पे पाए जाने वाली जो विभिन्न प्रजातियां हैं और उन प्रजातियों में जो पाए जाने वाली बहुत सारी भिन्नताएं हैं। जैसे देखिए भारत के अंदर जो है जैव विविधता वाले जो है मात्र 2 ही खास करके कुछ प्रमुख स्थल हैं। जैसे आप देखेंगे पश्चिमी हिमालय हुआ, पश्चिमी हिमालय गलत, ध्यान देना, पूर्वी हिमालय आपका, और जो पश्चिमी घाट होता है, पश्चिमी घाट आपका देखेंगे तो महाराष्ट्र से लेकर के गोवा से लेकर महाराष्ट्र आपका है, कर्नाटक है, केरल लेकर के कुछ थोड़ा तमिलनाडु वाला हिस्सा यानी केरल तक, तो ये पश्चिमी घाट बोला जाता है जो अरब सागर के साइड में है आपका। और ये जो है तो पश्चिमी घाट में सर्वाधिक बारिश भी होती है और वहीं पे सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। एक चीज और ध्यान देना है, वहीं उसी स्थान पे आपको जीवों के अंदर बहुत सारी भिन्नताएं देखने को मिलेंगी, जहां का तापमान उच्च हो और जहां पे अधिक बारिश हो। जाहिर सी बात है जहां का तापमान उच्च होगा वहां बारिश भी ज्यादा होगी। तो ये चीज आपको, अगर पूरे विश्व की बात की जाए कि पूरे विश्व में जो है सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल यानी वो एरिया कौन होता है, तो आप बताएंगे उष्णकटिबंध, ध्यान देना आपको, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र होता है। यानी यूं कहा जाए, जो अगर देखेंगे जो विषुवत रेखा है उसके 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ वाली जो ये जैसे पृथ्वी है आपकी, और ये विषुवत रेखा बीच में भूमध्य रेखा, इसके 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश भी होती है, ताप भी होता है, यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि जीवों में पाए जाने वाली जो भिन्नताएं हैं बहुत ज्यादा, वही उसी का संबंध जैव विविधता। वैसे मैंने जैव विविधता के ऊपर बहुत यूनिक वीडियो बना रखी है, आपको यहाँ से अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो आप जैव विविधता का जाके वीडियो देख सकते हैं। मैंने एक एक के ऊपर वीडियो बना रखा है, ठीक है, चाहे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो, चाहे आपका जो है ओजोन लेयर, ओजोन की बात की जाए, चाहे आपका धारणी विकास हो, सब पे वीडियो मैंने बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी, तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। इसको अच्छे से आपको कंठस्थ, उष्ण माने जहां ज्यादा गर्मी पड़ती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ठीक है, भारत में जैव विविधता तप्त स्थल, ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाले उन 2 स्थलों का नाम बताइए। तो एक है आपका पूर्वी हिमालय और दूसरा है पश्चिमी घाट। बहुत अच्छे से तैयार रखना इसको, बहुत ज्यादा पूछा जाता है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो आपका जो है पूर्वी हिमालय है और पश्चिमी घाट। इसके अलावा 2 ऐसे और स्थल हैं जिसे आपने सुना होगा, शांत घाटी। तो शांत घाटी जो साइलेंट वैली है, ये केरल राज्य में स्थित है। ये काहे के लिए जानी जाती है बहुत ज्यादा, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये सर्वाधिक जैव विविधता के लिए जानी जाती है आपकी। तो ये चीज हो गया आपका, सर्वाधिक जैव विविधता के लिए जानी जाती है। अब जरा ध्यान देना है, चलिए, तो और एक चीज है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में है। तो जो शांत घाटी केरल में है ना, यह जैव विविधता के लिए जानी जाती है। यहाँ पे जीवों में पाए जाने वाली बहुत सारी भिन्नताएं हैं एक ही स्थान पे। जैसे भिन्नता का मतलब समझो, जैसे एक तितली आपकी है, तो अब आप एक एरिया में आप तितली ही तो है, लेकिन तितली की कई वेराइटियां आप देख पा रहे हैं। जैसे बहुत सारे प्लांट हैं तो एक ही प्लांट की बहुत सारे वेराइटीज और एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांटों का पाया जाना, बहुत सारे जीवों का पाया जाना, यही तो जैव विविधता है। और यह जैव विविधता का संरक्षण इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यह एक जो स्पीसीज, मतलब आपको पता है कि एक जाति के द्वारा ही दूसरे जाति का विकास, अगर एक जाति का अस्तित्व खतरे में हुआ तो अगला भी उससे जो संबंधित है उसका भी अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। इसलिए जैव विविधता को संरक्षित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जरा जानना बहुत, देखिए जैव विविधता कानून कब बना है, तो मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। जैव विविधता कानून आपके देश में सन 2002 में बना। अब थोड़ी बात हो जाए रामसर सम्मेलन, यह पूछा जाता है कि रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है। तो देखिए जो रामसर सम्मेलन जो कराया गया पहली बार जो है, वो रामसर सम्मेलन का संबंध जो है आर्द्र भूमि संरक्षण से था। देखिए भारत के अंदर भी 42 ऐसी आर्द्र भूमियां हैं। आर्द्र भूमि का मतलब जैसे दलदल स्थान, जैसे समुद्र के किनारे के जो दलदल, जो जितना आर्द्र भूमि है, तो भारत के अंदर भी 42 आर्द्र भूमियों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है, तो रामसर जो सम्मेलन हुआ था इसका संबंध किससे है, तो आपका जवाब होगा कि आर्द्र भूमि संरक्षण से, यानी आर्द्र भूमियों के संरक्षण को लेकर के जो है यह सम्मेलन पूरे दुनिया में किया गया था। अब देखिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व आर्द्र भूमि जो दिवस है पूरे दुनिया के अंदर वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस।
आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी गैसें आपके जो है वायुमंडल में विद्यमान हैं जो ग्रीन हाउस का काम करती हैं। यानी ग्रीन हाउस से मतलब ये है कि ये ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार गैसें हैं। ये बहुत ज़्यादा पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती हैं। जैसे ही पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियरों का जो पिघलना तय है। जब ग्लेशियर पिघलेगा तो बहुत ज़्यादा पानी होगा और पानी फ्लो करेगा और वो पानी फ्लो करके समुद्र में जाएगा तो समुद्र का जलस्तर भी बढ़ेगा और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से छोटे मोटे जो द्वीप आपके हैं वह भी कहने का मतलब डूबने के कगार पे हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी खतरनाक है, वैश्विक तापन कितना खतरनाक है। इसकी जो जिम्मेदार सर्वाधिक गैस होती है वो 3, 4, 5 प्रमुख गैसें हैं। जैसे खास करके सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार गैस या ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जरा समझ लो आप। देखिए जो सूर्य का प्रकाश है, जो ऊष्मीय विकिरण है, वो पृथ्वी पर आता है। जैसे ही आता है तो आने के बाद जैसे ही पृथ्वी का टेम्परेचर ठंडा होता है तो आपको पता है कि ऊष्मा हमेशा ठंडे से गर्म की तरफ, यानी ऊष्मा फिर जो है पृथ्वी की ये ऊष्मा क्या करती है, वापस लौटती है वायुमंडल में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो क्या करती हैं कि सूर्य के प्रकाश की गर्मी को, ऊष्मा को आने तो देती हैं, बट जैसे ही वो जाने लगती है तो उसको जो है एक अवरोधक का काम करती हैं। उसको जो है एक लेयर बना करके उसको अवरोध कर लेती हैं, जिसके कारण जो है वायुमंडल का तापमान यानी जो धरातल का तापमान है वो बढ़ जाता है, जो कि खतरनाक है। तो सर्वाधिक जिम्मेदार गैस पूछेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मारेंगे। वैसे जलवाष्प, जैसे देखते हैं हम कि मौसम में जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है, तो आप देखते हैं बहुत ज्यादा जो है सफोकेशन होता है। जैसे बहुत ज्यादा बारिश हो गई, एकाएक धूप आ गया तो पानी भाप बन के उड़ करके जलवाष्प की बूंदें जो है वायुमंडल में तैरती रहती हैं और यह जो है सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा की गर्मी को जो है वापस जाने नहीं देती। तो इस तरीके से जलवाष्प। और देखो आपका N2O है। देखिए जो जेट विमानों के द्वारा जो निकलने वाला जो धुआं होता है, यानी जो N2O गैस होती है, वह भी ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार गैस है, वह भी गर्म गैस है। सबसे ज्यादा मेथेन है, दलदल स्थान पे पाए जाने वाली मेथेन गैस है। जब कोई पशु जब जुगाली करता है तो उसके मुंह से निकलने वाली कौन गैस है, मेथेन गैस है। किस गैस को प्राकृतिक गैस कहा जाता है, आपकी मेथेन गैस है। किस गैस को जो है, जो बायोगैस की जो मेन गैस होती है वो मेथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और CO2 होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होगी जो है, और H2S होगा। और मेथेन ही जो है बायोगैस में जलने का काम करती है। तो बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि बायोगैस के मुख्य अवयव क्या है। CNG गैस का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आपको पता है। और जो घरेलू जो सिलेंडर होता है उसमें जो भरे जाने वाली गैस है उसका क्या नाम होता है, तो आपको पता है आइसोब्यूटेन होता है। उसमें जो स्मेल आती है, यानी जो स्मेल आती है उसमें जैसे आपको पता चल जाए कि नहीं गैस कहीं ना कहीं से लीक कर रहा है, तो उसके लिए जो है मेथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। तो घरेलू सिलेंडरों में जो भरे जाने वाली गैस है वो आपकी जो है आइसोब्यूटेन होती है। उसमें जो मिलाया जाने वाला जो पदार्थ होता है वो मेथिल मरकैप्टन होता है। यह भी परीक्षा में पूछा गया है। तो मैंने यहां चर्चा कर दिया, बायोगैस के मुख्य अवयव की बात किया, मेथेन पे पूरी चर्चा हो गई। प्राकृतिक गैस है, दलदल गैस है, मार्स गैस है, उसी को मार्स गैस भी कहते हैं। और यह बहुत ज्यादा गर्म गैस है। धान के खेत में पाए जाने वाली गैस, पुआल में पाए जाने वाली गैस, यह मेथेन गैस है। इसीलिए धान के खेत में यदि व्यक्ति चला जाता है तो यह दलदला भी होता है और साथ में जो है पुआल की वजह से वो गर्म भी होता है। तो मेथेन गैस, ये सब ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार गैसें हैं। ओजोन को भी ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार गैस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ओजोन एक लेयर होता है जो वायुमंडल से जाने वाली ऊष्मा को क्या करता है, अवरोध कर देता है। तो इस नाते से इसे भी जो है ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार गैस माना जाता है। वैश्विक तापमान की सर्वाधिक जिम्मेदार गैस पूछेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को टिक करना है। आगे देखिए क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। यह भी परीक्षा में पूछा गया कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है किससे भाई, तो जलवायु परिवर्तन से। जो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जलवायु परिवर्तन से तैयार रखना है। और एक चीज, रामसर सम्मेलन जो हुआ था वो आर्द्र भूमि संरक्षण को लेके हुआ था। ये चीज आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। अब जरा बात करते हैं ओजोन परत स्थित है। कई बार आता है भाई ओजोन परत कहाँ स्थित है, तो आपको पता है ओजोन परत समतापमंडल में स्थित है, उसे ही स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। तो कभी कभी यही दे देता है, इंग्लिश वर्ड ही दे देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ओजोन लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में
स्थित होती है या समताप मंडल में 90% हिस्सा होता है, 10% हिस्सा देखा जाए तो सबसे जो वायुमंडल का निचला लेवल है जिसे क्षोभ मंडल कहा जाता है, जहां पे बादल बनते हैं, बिजली चमकती है, पानी बरसता है, ओस कोहरा कुहासा जो कुछ भी देखते हैं वो सब क्षोभ मंडल में देखने को होता है। समताप मंडल का मतलब ही होता है कि जहां का तापमान बिल्कुल समान हो, वहां पे वायुमंडली कोई हलचल नहीं होती। जितनी वायुमंडली हलचलें होती हैं, जो भी बादल का बनना, बिजली का गरजना, चमकना, कोहरा हुआ, जो कुछ भी आपको देखने को मिलता है वो क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल का सबसे निचला जो स्तर है वो क्षोभ मंडल है। उसके बाद वाला जो होता है वो समताप मंडल है। तो ओजोन लेयर हमारी समताप मंडल में स्थित है। इसका मेन काम होता है, इसे जीवन रक्षक छतरी भी कहा जाता है। यह सूर्य के प्रकाश से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है इसको अवशोषित कर लेती है, अवशोषित करती है ताकि यह पृथ्वी पर नहीं आ पाती है। अगर यह पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट रेज आए, यह अगर अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरण यदि सूर्य के ये पृथ्वी पर आती तो जीवधारियों में त्वचा कैंसर जैसी भयावह बीमारी को जन्म देती। हालांकि यह भी पूछा गया है कि ओजोन लेयर में कहां पे छिद्र हो चला है या हुआ है या अब वो धीरे धीरे भर रहा है, तो अंटार्कटिका पे। आपको पता होना चाहिए कि अंटार्कटिका महाद्वीप के पास जो है ओजोन लेयर में होल देखा गया। अब ओजोन लेयर की मोटाई जो मापते हैं उसके मापने की इकाई क्या है, तो जो ओजोन लेयर की मोटाई मापने की इकाई होती है, मात्रक होता है, वो डाप्सन मीटर है। ठीक है, तो सुमान ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। मैंने ओजोन लेयर पे बहुत यूनिक वीडियो बना रखी है। अगर आप इस पे विस्तृत नॉलेज चाहते हैं, बहुत अच्छे से नॉलेज चाहते हैं, तो आप जाकर के हमारा जो है वो वीडियो आप देख सकते हैं जो आपका ओजोन परत के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, बहुत यूनिक वीडियो मैंने बना रखा है। वायुमंडल की निचली सतह, तो वायुमंडल की जो सबसे निचली सतह होती है आपको पता है उसे जो है क्षोभ मंडल कहा जाता है। आइए कुछ और पर्यावरण के 10 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं जो बहुत ज़्यादा यह भी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा दोस्तों ये वीडियो थोड़ा बड़ी होगी लेकिन आप वीडियो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर देखा जाए तो पूरा गागर में सागर भरने का प्रयास किया गया। बहुत सारी चीज़ों को मैं इसमें दे रहा हूँ आपको। अगर इस वीडियो को पूरा आपने सुन लिया, समझ लिया, जान लिया, तो मैं दावा करता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी आपके हाल ही के दिनों में जो है वन रिपोर्ट आई, वन रिपोर्ट 2019 जारी कर दी गई। तो ये जो वन रिपोर्ट सन 2019 जारी की गई है, इसका सर्वाधिक वन क्षेत्र, अब यहाँ से प्रश्न आपको यही आएगा कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो सबसे बड़ा राज्य जो है वनों वाला, यानी सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सर्वाधिक वन है वो भारत में मध्य प्रदेश राज्य में। तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक वनों वाला जो राज्य पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपको मध्य प्रदेश टिक करना है। अगर आपको प्रतिशतता के हिसाब से पूछेगा कि वनों की सर्वाधिक प्रतिशतता किस राज्य की है, तो फिर आप मिजोरम को टिक करेंगे। ये दो आपको तैयार रखना है। हालांकि वन रिपोर्ट 2019 के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, यदि आप वहां से देखना चाहते हैं बहुत ज्यादा विस्तृत वनों से संबंधित जानकारी, तो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दो चीज तो पक्का पता रहे, आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश है वनों का, और प्रतिशतता में की बात की जाए तो आपका मिजोरम है। दूसरा आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि भारत में जो वन का क्षेत्रफल है वर्तमान में कितना है। देखिए, आपको पर्यावरण के हिसाब से देखा जाए तो पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको पता है कि 33% तक कम से कम जो है वन का होना अनिवार्य माना जाता है। 33% तो होना ही चाहिए नियर अबाउट। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि भारत में जो है आपका 21.67% है वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार। तो 21.67% हिस्से पर ही भारत में वन है। अब देखिए, कानूनों पे बात हो गई। वन्य जीव कानून 1972 में बना, टाइगर परियोजना 1973 में बनी, हाथी प्रोजेक्ट 1992 में बना, जैव विविधता दिवस सन 2 और जैव विविधता कानून 2002 में बना, और आप देख रहे हैं कि ये वाला जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना। अब देखिए, भारत की सबसे बड़ी मछली, तो देखिए भारत की जो सबसे बड़ी मछली है वे व्हेल शार्क है। अगर आएगा भारत की सबसे बड़ी मछली बताइए, तो आप व्हेल शार्क को मारेंगे। और उसके बाद आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो भारत के अंदर जो है यहाँ की जो डॉल्फिन नोज, देखिए डॉल्फिन मछली है ना, डॉल्फिन, तो वो जो है आपकी जो गंगा नदी में पाई जाती है। तो ये भी कभी आता है क्वेश्चन, तो उस पर मैंने एक आध क्वेश्चन, चलो खैर छोड़ो, आप ये जानो कि भारत की सबसे बड़ी मछली क्या है, व्हेल शार्क है। देखिए, अपना वन अपना धन योजना किस राज्य की है, तो आपको पता होना चाहिए
कि अपना वन अपना धन योजना हिमाचल प्रदेश की है, इसको तैयार रखना है। मुख्यमंत्री जन वन योजना, मुख्यमंत्री जन वन योजना कहाँ की है? झारखंड की है। मुख्यमंत्री जन वन योजना झारखंड की है। अपना वन अपना धन हिमाचल प्रदेश की है। भारत में वन संरक्षण, अब देखिए वन को संरक्षित करने का कानून कब बना? तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बनता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और वन कानून बनने के बाद ही पर्यावरण संरक्षण कानून 86 में बना। तो ये अच्छे से तैयार रखना है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना। अब देखिए भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? सुंदरलाल बहुगुणा से है। उसके बाद मेधा पाटेकर के बारे में आप जानते हैं कि बहुत बड़ी समाज सेवी है, इनका संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अगर आपसे भारत की बात की जाए कि भारत का सबसे लंबा जो है, एक तरह से विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू क्या है? तो आपको पता है कि वो है आपका जो है, आपका जो नर्मदा नदी के तट पे बना हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा नर्मदा नदी के तट पे लगाई गई है, जो विश्व की सबसे बड़ी जो है स्टैचू मानी जाती है। उसको भी तैयार रखना है आपको। तो चिपको आंदोलन का संबंध सुंदरलाल बहुगुणा से है। और अमृता देवी स्मृति पुरस्कार, यह अमृता देवी स्मृति जो पुरस्कार है, यह वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? मैंने पूरा प्रयास किया कि जो है आपको बहुत पर्यावरण से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कोशिश किया गया कि एक वीडियो के अंतर्गत दिया जाए। यदि दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप जो है लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और साथ ही साथ कमेंट भी करते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपका बहुत सारा प्यार आशीर्वाद मिलता रहा तो मैं इसके बाद जो है इसी तरीके की कुछ 2, 4, 5 वीडियो ऐसी यूनिक लाऊंगा जो इससे बाहर आपका पर्यावरण का कोई भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल की अनंत गहराइयों से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ।